हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विच इज सिंपल लर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 के ज्योग्राफी का चैप्टर जिसका नाम है वेदरिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव स्टडी अबाउट दिस चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी। वेदरिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन मींस वेदरिंग क्या होती है और सॉइल फॉर्मेशन क्या है, कैसे सॉइल फॉर्म होती है और वेदरिंग क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ रॉक्स कितनी है, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, फॉर्मेशन विद एग्जांपल। इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, जो रॉक्स हैं वो भी इतने टाइप की होती है और उनका फॉर्मेशन हाउ दे फॉर्म विद देयर एग्जांपल्स। वेदरिंग, its meaning, factors affecting weathering. Types of weathering. How many types of weathering there are? Mechanical, chemical and biological. And their brief explanation. Soil formation as a result of weathering. How soil form as a result of weathering. Soil profile. Importance of soil conservation. Method of soil conservation. And this theme will enable children to know about weathering. यानी कि आप weathering के बारे में जान सकोगे, उसके types कितने हुए और वो soil formation में कैसे contribute करती है। और आप ये भी समझ पाएंगे कि soil profile का importance क्या है और soil को conserve करने की जरूरत क्यों है। So student start करते हैं। Let's start the chapter. There are three main realms of the earth: lithosphere, hydrosphere and atmosphere. यानी कि three main realms हैं अर्थ के। वो क्या है? lithosphere, hydrosphere and atmosphere. The zone in which most living creatures exist is called biosphere. यानी कि जिसमें बहुत ज्यादा living creature, हम जैसे लोग, animals जो living है वो रहते हैं, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। तो स्टूडेंट, बायोस्फीयर किसको बोलते हैं? जिसमें कि लिविंग क्रिएचर रहते हैं, जैसे कि ये और ये हो गया एटमोस्फेयर जिसमें एयर है, हाइड्रोस्फीयर यानी कि वाटर, लिथोस्फीयर यानी कि लैंड और बायोस्फीयर जिसमें हम रहते हैं। तो लैंड में ही तो हम रहते हैं तो उसको बोलेंगे लिथोस्फीयर, और हाइड्रोस्फीयर यानी कि पानी और एटमोस्फियर यानी कि हवा, तो इसको बोलेंगे स्टूडेंट बायोस्फीयर। In this zone, the three main components of the earth meet, overlap and interact. और इसी जोन में जो थ्री कंपोनेंट है अर्थ के जो थ्री कंपोनेंट है वो मिलते हैं, ओवरलैप करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं। दिस जोन कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। और इस जोन में यानी कि ये थ्री कंपोनेंट है और इस जोन में जो भी जैसे हम लोग रहते हैं तो यहीं से लाइफ बनती है। द सरफेस ऑफ द अर्थ हैज बीन अंडरगोइंग कंटिन्यूअस चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ वेदरिंग। और जो अर्थ की सरफेस है उसमें चेंज होते रहते हैं, जिसकी रिजल्ट क्या होता है? वेदरिंग होता है। ड्यू टू फैक्टर्स लाइक, और किस वजह से होती है वेदरिंग? जैसे टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से। द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग इन्वॉल्व्स नो मोशन। और जो प्रोसेस होती है वेदरिंग की उसमें कोई भी मोशन नहीं होता है और इसलिए एक स्टैटिक प्रोसेस है। स्टैटिक का मतलब नॉन मूवेबल यानी कि जो एक जगह स्थिर है। द प्रोडक्ट्स रिमेन वेयर दे वर फॉर्म। और जो प्रोडक्ट है वो वहीं रहेंगे जहां वो फॉर्म्ड हुए। टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, और दो टाइप के फोर्सेस है, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल फोर्स। आर रिस्पॉन्सिबल, वो इसके लिए जिम्मेदार है। किसके लिए? काय के लिए? फॉर प्रोड्यूसिंग दीज चेंजेस ऑन द अर्थ सरफेस। जो ये चेंजेस हो रहे हैं अर्थ सरफेस में उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। कौन? इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। द एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक विंड एंड रनिंग वाटर स्मूथन द लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो एक्सटर्नल फोर्सेस है जैसे कि हवा और रनिंग वाटर, बहता पानी, वो स्मूथ कर देते हैं, मजबूत कर देते हैं लैंडफॉर्म को जो भी अर्थ की सरफेस पे है। द इंटरनल फोर्सेस ओरिजिनेट विद इन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो इंटरनल फोर्स है वो सरफेस यानी कि अर्थ की सरफेस के अंदर होंगे और एक्सटर्नल बाहर होंगे जो दिखेंगे, और इंटरनल जो अर्थ के अंदर होंगे। एंड आर रिलेटेड टू अर्थक्वेक, जैसे कि अर्थक्वेक कहां से आता है? अंडरग्राउंड ना, जब चीजें हिलती है हमें तभी तो महसूस होता है। और वॉल्केनोस क्या होती है? जब ज्वालामुखी फटती है, ठीक है, उसका इरप्शन होता है तो वो भी क्या होती है? अंदर से बाहर निकलती है। तो ये हो गए इंटरनल फोर्सेस, यानी कि इसको हम नहीं देख पाते, हम जब ये इनका रिजल्ट आता है उसको देखेंगे। और एक्सटर्नल फोर्सेस तो विंड और रनिंग वाटर, इससे क्या हो जाते हैं? लैंडफॉर्म स्मूथ हो जाते हैं जो अर्थ की सरफेस पे है। अब हम पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ में क्या है। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंसिस्ट ऑफ थ्री कंसंट्रिक लेयर्स। जो अर्थ का इंटीरियर है उसमें थ्री टाइप की कंसंट्रिक लेयर्स है। फर्स्ट वन इज क्रस्ट, सेकंड वन इज मैंटल एंड थर्ड वन इज कोर। ये तीन टाइप की अर्थ की कंसंट्रिक लेयर्स है। सो स्टूडेंट, ये इनर कोर, ये हो गया इनर कोर यानी कि अंदर, ये जो कोर है कोर, और इसका आउटर कोर, ये इनर हो गया, ये आउटर कोर हो गया। ये मेंटल और आउटर लेयर, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो है क्रस्ट। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ स्टूडेंट।
First one, crust. About 71% of the Earth's crust or lithosphere consists of oceans, while only 29% are land masses of which are above the sea level. 71% जो अर्थ क्रस्ट है, या तो उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं, उसमें केवल ओशंस है, और 29% में लैंड मास है जो सी लेवल से ऊपर है. द क्रस्ट कंप्राइजेस टू पार्ट्स. इसमें भी दो पार्ट होते हैं, एक अपर पार्ट जिसको बोलेंगे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और लोअर पार्ट जिसको बोलेंगे ओशनिक क्रस्ट. तो क्रस्ट भी दो टाइप के हुए, उसके अपर पार्ट को बोलेंगे कॉन्टिनेंटल और लोअर पार्ट को बोलेंगे ओशनिक क्रस्ट. अब मेंटल इमीडिएटली बीनीथ द क्रस्ट, और क्रस्ट के नीचे, या तो क्रस्ट को लिथोस्फीयर बोलते हैं, लिथोस्फीयर के नीचे क्या है, मेंटल. द मेंटल और मेसोस्फीयर, मेंटल का दूसरा नाम क्या है, मेसोस्फीयर. जैसे क्रस्ट को लिथोस्फीयर बोलते हैं, मेंटल को मेसोस्फीयर बोलते हैं. इट इज अबाउट 1800 माइल्स थिक, और ये इतना 1800 माइल्स क्या है, मोटा है. कंपोज मेनली ऑफ वेरी डेंस रॉक, इसमें बहुत ही घनी रॉक से, और इसमें ऑलिवियन से ये रिच है. कोर जिसको बोलेंगे बैरिस्फीयर. द कोर ऑफ द अर्थ, कोर यानी कि इनर और आउटर कोर था ना, तो इनर मोस्ट ये था ना, इनर ये इसके बारे में. क्रस्ट तो ये हो गया जिसमें हमने दो टाइप की क्रस्ट पढ़ी, ओशनिक और कॉन्टिनेंटल, और ये हो गया मेंटल. और सबसे अंदर का जो इनर मोस्ट लेयर है उसको बोलेंगे कोर. द कोर ऑफ द अर्थ विच इज अबाउट 6800 मीन्स 6800 किलोमीटर इन डायमीटर. ये डायमीटर में इतनी है. इट इज वेरी हॉट, ये बहुत ही हॉट है, डेंस भी है, और इसमें क्या है, बहुत ज्यादा प्रेशर. इट इज कॉल्ड द सेंट्रोस्फीयर, इसको सेंट्रोस्फीयर भी बोलते हैं. इट हैज ए प्लास्टिक आउटर कोर, इसका प्लास्टिक आउटर कोर है, और सॉलिड है, इनर कोर सॉलिड और बाहर का प्लास्टिक आउटर कोर है. इट इज मेड अप ऑफ हैवी मेटल्स, ये हैवी मेटल से बना होता है, जैसे निकल और आयरन, इसलिए इसको नाइफ बोलते हैं. जैसे Ni से निकल हो गया और Fe से आयरन हो गया, तो इसका नाम एक तो ये हो गया, इसको सेंट्रोस्फीयर भी बोलते हैं, इसको बैरिस्फीयर भी बोलते हैं, इसको नाइफ भी बोलते हैं, क्योंकि due to the nickel and iron present in it. Rocks. A rock may be defined as an aggregate of minerals of different kinds in varying proportion occurring in natural condition. रॉक यानी कि चट्टान, जैसे आप देखते हो तो चट्टान किसकी होती है, पत्थर की बनी होती है. तो वो क्या डिफाइन किया जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा मिनरल्स होते हैं डिफरेंट काइंड के, और उनके अलग अलग प्रपोर्शन होते हैं, और वो नेचुरल कंडीशन में अकर होती है, उसको आर्टिफिशियल नहीं बनाते हैं रॉक को. मिनरल्स आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, मिनरल्स जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स का, विच अकर नेचुरली इन रॉक्स, जो नेचुरली अकर हो जाता है रॉक्स में, यानी कि जो मिनरल है वो नेचुरली अकर होते हैं रॉक्स में. देयर आर सॉलिड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच हैव ए डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन, और उसमें सॉलिड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होते हैं जिनका डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन है. ऑल मटेरियल्स दैट मेक द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड रॉक्स, और जो भी ये मटेरियल जो अर्थ क्रस्ट को बनाते हैं उनको बोलते हैं रॉक्स. दे मे बी सॉफ्ट, वो सॉफ्ट भी हो सकते हैं जैसे कि क्ले, और हार्ड भी हो सकते हैं जैसे ग्रेनाइट होता है. स्लेट, क्ले, सैंड एंड बेसाल्ट आर ऑल रॉक्स, ये सब क्या है, रॉक्स है. इन द वाइडेस्ट सेंस ऑफ दिस वर्ड, यानी कि अगर शब्द में कहा जाए तो ये सब क्या है, रॉक्स है. अब हम पढ़ेंगे रॉक्स कितने टाइप की होती है. रॉक्स आर कॉमनली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ ओरिजिन एंड फॉर्मेशन. जो रॉक्स है उनको क्लासिफाइड किया गया है कि कैसे वो अकर होते हैं और उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, और वो रॉक्स के नाम है इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स. इग्नियस रॉक्स ये फॉर्म होती हैं ठंडा करने से, और सॉलिडिफिकेशन जब ठंडा होने के बाद वो सॉलिड में फॉर्म हो जाती हैं. कौन, मॉल्टन रॉक्स जिसको मैग्मा बोलते हैं. फ्रॉम बीनीथ द अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ से क्रस्ट से निकलती हैं वो फिर ठंडी होती हैं और उसके बाद सॉलिड हो जाती है मॉल्टन रॉक्स में. और जो लावा होता है अर्थ सरफेस में, दे आर नॉर्मली क्रिस्टलाइन इन स्ट्रक्चर, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, उनके स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं. दे डू नॉट अकर इन स्ट्रेटा और लेयर्स, वो अकर नहीं होते हैं किसमें, स्ट्रेटा फॉर्म में, और लेयर्स में अकर नहीं होते हैं. नॉट डू दे कंटेन फॉसिल्स, और उनमें फॉसिल्स भी नहीं होती हैं. फॉसिल्स यानी कि फ्यूल, जब फॉसिल्स फ्यूल हम यूज करते हैं वो उनमें कंटेन वो नहीं करते हैं. इग्नियस रॉक्स में बी सब डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल कंपोजिशन, और जो इग्नियस रॉक है उनको हम सब डिवाइडेड कर सकते हैं उनके मिनरल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग. व्हेन दे कंटेन अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ सिलिका दे आर सेड टू बी एसिड, और जब उनमें बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन में सिलिका होता है तो उनको बोला जाता है एसिड. एसिड इग्नियस रॉक सच एज ग्रेनाइट, और एसिड इग्नियस रॉक्स वो क्या हुई, ग्रेनाइट स्टूडेंट, वो क्या है, लेस डेंस है और लाइटर है. कौन, ग्रेनाइट, इन और लाइटर है कलर में. देन बेसिक रॉक, जैसे कि जो बेसिक रॉक होती हैं उनसे जो ग्रेनाइट जो कि एसिड इग्नियस रॉक्स है वो लेस डेंस है और वो लाइटर भी है कलर में. दिस कंटेन अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बेसिक ऑक्साइड्स, और ये कंटेन करते हैं बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन में बेसिक ऑक्साइड को, जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम होता है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एंड आर दस डेंसर, वो भी डेंसर है और डार्क होते हैं ये कलर में. तो ऑक्साइड जब ये बनाते हैं तो वो क्या होते हैं,
डेंस होते हैं और डार्क होते हैं कलर में। तो ये हो गई स्टूडेंट इग्नियस रॉक्स। तो टाइप्स ऑफ रॉक्स इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स 3 टाइप की होती है। और उसमें हमने पढ़ा कि जो इग्नियस रॉक्स है वो क्या है, कैसे बनती है। पेडोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। जो पेडोजेनेसिस है वो क्या है, एक सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस को बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जियोबैथ में जो इन्फॉर्मेशन दी रहती है। टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, अब इग्नियस रॉक्स भी 2 टाइप की होती है, एक होती है इंट्रूसिव और एक दूसरी होती है एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स दीज वर फॉर्म्ड एट द डेप्थ ऑफ अर्थ क्रस्ट, यानी कि ये फॉर्म होती है अर्थ क्रस्ट की गहराई में। व्हेन द मॉल्टन मटेरियल कूल्ड, जब जो मॉल्टन मटेरियल है वो ठंडी होती है और सॉलिड फॉर्म में हो जाती है धीरे धीरे, किसमें, अंडर ग्रेट प्रेशर में, जब बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है। दे आर लार्ज, वो बहुत बड़ी होती है, कोर्स टेक्सचर्ड, डेंस होती हैं और इजीली रिकॉग्नाइज क्रिस्टल, यानी कि आप उनको इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो। These rocks are called plutonic rocks. इनको plutonic rocks कहा जाता है। Intrusive igneous rocks को plutonic rocks कहा जाता है और उनके एग्जाम्पल हैं ग्रेनाइट, गैपेरो, डायराइट एटसेट्रा। ये अर्थ क्रस्ट की डेप्थ में फॉर्म्ड होती है और जब मॉल्टन मटेरियल ठंडा होता है और सॉलिडिफाइड होता है, तब धीरे धीरे किसके अंडर में, जब उस पर ग्रेट प्रेशर एक्सर्ट होता है। एक्सट्रूसिव igneous rocks, extrusive igneous rocks were formed by the pouring out of magma. extrusive का मतलब बाहर की रॉक्स, यानी कि ये तो अंदर फॉर्म होगी, ये बाहर। ये कब होगी, जब जो मैग्मा है वो बाहर गिरने लगेगा। आइदर थ्रू वॉल्केनो, या तो वॉल्केनिक होता है जब फटती है कौन, ज्वालामुखी, और थ्रू क्रैक्स, या तो क्रैक से और क्रेविसेस से। दे कूल्ड रैपिडली, वो बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं। एंड सॉलिडिफाइड ऑन द अर्थ सरफेस, और अर्थ की सरफेस पे सॉलिड, यानी कि सॉलिड फॉर्म में हो जाते हैं, जैसे स्टोन होता है वैसे ही। दीज रॉक्स आर फाइन ग्रेन, और ये बहुत फाइनली ग्रेन्ड होती हैं। नॉन क्रिस्टलाइन है ये, जैसे कि बेसाल्ट। तो बेसाल्ट हो गई एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब हम पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। दीज रॉक्स फॉर्म फ्रॉम सेडिमेंट, जैसे कि सेडिमेंट्री रॉक्स का नाम है तो ये फॉर्म, यानी कि किससे फॉर्म होती हैं, सेडिमेंट से। एक्यूमुलेटेड ओवर लॉन्ग पीरियड्स इन सी, जो जमा होते हैं बहुत टाइम के लिए, कहाँ, सीज में, लेक्स में, रिवर्स में और ओशियंस में। दे आर डिपोजिटेड इन डिस्टिंक्ट लेयर, वो अलग अलग लेयर में डिपोजिट, इकट्ठा हो जाती है, जमा हो जाती है, और लेयर्स को हम स्ट्रेटा भी बोलते हैं, और अलग अलग स्टेजेस में जमा हो जाती है। कैसे, बाय कॉम्पैक्शन एंड सेडिमेंटेशन ऑफ लेयर्स ऑफ सेडिमेंट, जो सेडिमेंट की लेयर होती है ना, उनके सेडिमेंटेशन से या कॉम्पैक्शन से, यानी कि वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में। दस द सेडिमेंट्री रॉक्स आर आल्सो कॉल्ड द स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, और इसलिए सेडिमेंट्री रॉक्स को स्ट्रेटिफाइड रॉक्स बोलते हैं, क्योंकि वो डिपोजिट हो जाती हैं बहुत लंबे टाइम के लिए, सीज में, लेक्स में, रिवर्स में, ओशियंस में, और अलग अलग लेयर में और अलग अलग स्टेजेस में। जैसे कि इसके एग्जांपल है सेल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, कोल तो आपने देखा ही है, वो भी क्या एक सेडिमेंट्री रॉक्स है। जिप्सम भी आर एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। दीज रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, इन रॉक्स को क्लासिफाइड यानी कि डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स में। आप ये भी 3 टाइप की होती हैं। तो स्टूडेंट हमने पढ़ा था अभी एक्सट्रूसिव रॉक और इंट्रूसिव रॉक। तो इग्नियस रॉक्स के बारे में पढ़े थे, तो उसमें हमने पढ़ा था। तो एक्सट्रूसिव रॉक्स जो सरफेस पे फॉर्म्ड होगी, और इंट्रूसिव रॉक्स जो फॉर्म्ड अंडरग्राउंड यानी कि जमीन के अंदर। तो ये है आपके पास एक्सट्रूसिव रॉक के एग्जांपल, और ये इंट्रूसिव रॉक यानी कि जो है ग्रेनाइट। तो स्टूडेंट इस फिगर से और अच्छी तरीके से समझ सकते हो। और इग्नियस रॉक्स फॉर्म फ्रॉम बोथ मैग्मा एंड लावा, जो मैग्मा यानी कि वॉल्केनिक इरप्शन, यानी कि वॉल्केनो, यानी कि जब ज्वालामुखी फटती है। तो बढ़ते हैं इस चैप्टर में आगे। These rocks are sedimentary rocks are classified into 3 types according to their mode of origin, जैसे वो होती है और उनके कंपोजिशन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट वन इज मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, जो मैकेनिकली फॉर्म्ड यानी कि अपने आप ही हो जाती है, वो सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म। ये केमिकली होती है सेकंड वन, एंड थर्ड वन इज ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। ये 3 टाइप की सेडिमेंट्री रॉक्स हुई। अब हम पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में तो स्टूडेंट हम पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। ऑल रॉक्स वेदर इग्नियस और सेडिमेंट्री में बिकम मेटामॉर्फिक, जो भी रॉक्स है या तो वो इग्नियस है या सेडिमेंट्री है, वो मेटामॉर्फिक हो जाती है। और मेटामॉर्फिक को क्या बोलते हैं, चेंज रॉक, जो बदलती रहे। कब, जब उस पे ग्रेट हीट और प्रेशर एक्सल्ट होगा। दीज चेंजेस टेक प्लेस ड्यू टू एक्सट्रीम हीट, और ये चेंजेस कैसे टेक प्लेस होते हैं, कैसे होती हैं, क्यों, किसकी वजह से, जब उस पे एक्सट्रीम हीट और प्रेशर पड़ता है। दीज मेनली ओरिजिनेट एट ग्रेट डेप्थ ऑफ द अर्थ, और ये कब ओरिजिनेट होती हैं, जब कहाँ ओरिजिनेट होती हैं, जो अर्थ की बहुत गहराई में। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओरिजिनल रॉक टेक प्लेस ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई टेम्परेचर, और जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है इनका
जो ओरिजिनल रॉक होती है उसका ट्रांसफॉर्मेशन किस वजह से होता है, जब उसमें हाई टेम्परेचर के प्रभाव के कारण। इट इज कॉल्ड थर्मल मेटामॉर्फिज्म, और इसको बोलेंगे थर्मल मेटामॉर्फिज्म। एंड व्हेन द ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस मेनली बिकॉज ऑफ प्रेशर, जब वो ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस होगा किसकी वजह से, प्रेशर की वजह से उस गहराई में, तब उसको बोलेंगे डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। तो टेम्परेचर की वजह से होगा, जब हाई टेम्परेचर की वजह से होगा तब थर्मल मेटामॉर्फिज्म बोलेंगे, और डायनामिक मेटामॉर्फिज्म कब बोलेंगे, जब उसमें क्या किसकी वजह से होगा, जब उसमें प्रेशर एक्सर्ट होगा, तो उसकी वजह से इसका नाम ये है। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर टू टाइप्स, ये टू टाइप्स की होती हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिक, एक होता है रीजनल मेटामॉर्फिक। जब जो when hot magma enters the fissures, it bakes the adjoining rocks in the contact zone. It produces chemical replacement and recrystallization, that is limestone into marble. तो जब जो बहुत गर्म मैग्मा होता है वो फिशर्स में एंटर करता है और वो बेक कर देता है उस एडजॉइनिंग रॉक को, जो जुड़ी हुई रॉकें हैं, ठीक है, उसके कॉन्टेक्ट जोन में, और वो प्रोड्यूस करती है केमिकल रिप्लेसमेंट। इट प्रोड्यूसेस केमिकल रिप्लेसमेंट और रिक्रिस्टलाइजेशन, जैसे कि लाइमस्टोन से मार्बल को कन्वर्ट करना। और रीजनल मेटामॉर्फिज्म इज एसोसिएटेड विद माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट, जब कोई माउंटेन बन रहा है उसके मूवमेंट की वजह से, इसलिए ये फॉर्म्ड होती है टेक्टोनिक और डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म। इसको इसलिए फॉर्म्ड होती है, और उसको जैसे कि ये हुई टेक्टोनिक और डायनेमिक मेटामॉर्फिक, जैसे कि क्ले को स्लेट में, ग्रेनाइट को जेनेस में और कोल को ग्रेफाइट में चेंज करते हैं। तो ये हो गई रीजनल मेटामॉर्फिज्म। और ये जो हमने पढ़ी कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिक। इन्फ्लुएंस ऑफ रॉक्स ऑन लैंडस्केप, और जो इन्फ्लुएंस होता है रॉक्स का लैंडस्केप पे वो क्या है। लैंडफॉर्म्स आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द अंडरलाइंग रॉक टाइप, जो लैंडफॉर्म है वो इन्फ्लुएंस होती है किससे, जो भी रॉक टाइप वहां पे है। सॉफ्टर रॉक्स लाइक क्ले एंड सील आर वर्न डाउन मच फास्टर देन हार्डर रॉक्स लाइक ग्रेनाइट। जो सॉफ्ट रॉक होती हैं वो जल्दी जल्दी क्या हो जाती हैं, नीचे गिरने लग जाती हैं, किसके कंपैरिजन में, हार्डर रॉक के कंपैरिजन में, जैसे कि ग्रेनाइट। सेल, स्किस्ट एंड सैंडस्टोन बीइंग लेस रेजिस्टेंट, और जो सेल, सिस्ट एंड सैंडस्टोन है वो कम रेजिस्टेंट होती हैं। मेनली फॉर्म द मच लोअर राउंडेड हिल्स, और ये फॉर्म करती हैं लोअर राउंडेड हिल्स को। द लाइमस्टोन इन रेजिस्टेंट बिकॉज ऑफ इट्स परमेबिलिटी फ्रॉम प्रोमिनेंट स्टीप साइडेड हिल्स। जो लाइमस्टोन है वो एक रेजिस्टेंट है, क्यों, क्योंकि उसकी जो परमेबिलिटी होती है किससे, स्टीप साइडेड हिल्स से। तो उसकी वो एक जो लाइमस्टोन है वो एक रेजिस्टेंट है, किसकी वजह से, क्यों, क्योंकि जो उसकी परमेबिलिटी होती है तो वो परमेबल है किसके लिए, स्टीप साइडेड हिल्स के लिए। Weathering. Weathering is the process of disintegration or decomposition of rocks in their place of origin. जो weathering है वो एक प्रोसेस है, disintegration टूटना, decomposition उस रॉक्स का अपनी ओरिजिन प्लेस से, कैसे, जब उस पे नेचुरल फोर्सेस लगते हैं। डिसइंटीग्रेशन इज द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स। डिसइंटीग्रेशन का मतलब उस रॉक का टूटना, किसमें, इनटू फ्रैगमेंट, छोटे छोटे पीसेस में। व्हाइल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स इज ड्यू टू केमिकल एक्शन, और जो डिकम्पोजिशन होगा रॉक्स का वो किस वजह से होगा, केमिकल एक्शन की वजह से। अ नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज हीट, कोल्ड, एक्शन ऑफ फ्रॉस्ट, प्लांट, एनिमल्स एंड केमिकल रिएक्शंस हेल्प इन वेदरिंग। जो वेदरिंग है उसके बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे कि गर्म, ठंडा और फ्रॉस्ट का एक्शन, प्लांट्स, एनिमल्स और केमिकल रिएक्शन। दीज फैक्टर्स आर कॉल्ड एजेंट्स ऑफ वेदरिंग, और इसलिए इनको एजेंट ऑफ वेदरिंग कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग इन्वॉल्व द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक्स, और जो प्रोसेस होती है वेदरिंग की वो इन्वॉल्व है किस पे, रॉक्स की टूटने के लिए। कहाँ, ऑन और नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ, या तो सर्फेस ऑफ द अर्थ पे या उसके नजदीक में। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी मूवमेंट, इसमें कोई भी मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है। ट्रांसपोर्टेशन और रिमूवल ऑफ द ब्रोकन रॉक मटेरियल, या तो उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा या रिमूवल हो जाएगा उसका, किसका, जो रॉक मटेरियल टूटा हुआ है। The factors that affect weathering or breakdown of rocks into fragments are local climate. जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं वेदरिंग को या उस रॉक के टूटने को किसमें, पीसेस में, वो क्या फैक्टर हैं, वो हैं लोकल क्लाइमेट, मिनरल कंपोजिशन और स्ट्रक्चर उस रॉक का, वेजिटेशन कवर इन द रीजन, उस रीजन की वेजिटेशन कैसी है, और अमाउंट ऑफ एक्सपोज सरफेस, यानी कि उसका जितना सरफेस, कितना सरफेस सन की तरफ है, यानी कि हीट होगा तो उससे भी तो क्रैक होती है। और ह्यूमन एक्टिविटीज, अगर कोई वहां पे रोड बनाना चाहता है या कोई वहां उसको तोड़ना चाहता है अपने किसी पर्पस के लिए, तो इस वजह से भी। और वेजिटेशन यानी कि कितना वो इलाका, वहां ज्यादा बारिश होती है तो वो भी रीजन है, ज्यादा गर्म होता है वो भी उसका रीजन है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेदरिंग के बारे में। वेदरिंग इज मेनली ऑफ 3 टाइप। जो वेदरिंग है वो 3 टाइप की होती है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। तो 3 टाइप की वेदरिंग हुई, एक है फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। तो वेदरिंग और इरोजन ये है स्टूडेंट। रॉक्स आर इरोडेड एंड वॉश्ड अवे बाय विंड और वाटर। ये विंड और वाटर से भी वो क्या हो जाती हैं, इरोड हो जाती हैं और
विंड और वाटर के थ्रू वो नीचे आ जाती हैं। तो ये हो गया फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग। सबसे पहले फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग। इन फिजिकल वेदरिंग रॉक्स ब्रेकअप, रॉक्स क्या है, टूट जाते हैं या तो डिसइंटीग्रेट हो जाती है विदाउट एनी चेंज इन दियर केमिकल कंपोजिशन, बिना किसी उनके केमिकल कंपोजिशन में चेंज हुए बिना। देयरफॉर इट इज कॉल्ड मैकेनिकल वेदरिंग, इसलिए इसको मैकेनिकल वेदरिंग या डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं। द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस गेट हीटेड ड्यूरिंग द डे, जो रॉक्स है अर्थ सरफेस पे वो गर्म हो जाती हैं दिन के टाइम पे और ठंडी हो जाती है रात के टाइम पे। डिफरेंट मिनरल्स प्रेजेंट इन द रॉक्स एक्सपेंड, और जो अलग अलग टाइप के मिनरल हैं जो प्रेजेंट है रॉक पे वो एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं डिफरेंट रेट पे अकॉर्डिंग टू द चेंज इन टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर में चेंजेस आते रहेंगे वैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और एक्सपेंड हो जाती है। एज ए रिजल्ट ऑफ अल्टरनेट हीटिंग एंड कूलिंग रॉक्स बिकम वीक, और इस वजह से ठंडे होना फिर गर्म होना फिर गर्म होना फिर ठंडा होना, तो वो रॉक्स क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ अनइक्वल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स इन द रॉक अ सीरीज ऑफ क्रैक्स डेवलप, और अनइक्वल एक्सपेंशन यानी कि जब हीट उन पे पड़ती है तो एक्सपेंड होती है और जब वो कूल डाउन होती है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो इन मिनरल्स की वजह से उस रॉक्स में जो भी एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मिनरल्स का उस रॉक्स में, उस पे तब क्रैक आ जाते हैं उसकी आउटर सरफेस पे, और दिस कॉजेज द रॉक्स टू ब्रेक अप इनटू स्मॉलर पीसेस ऑफ ग्रैनुलर फ्रैगमेंट्स। इसी वजह से जो रॉक्स है वो टूट जाती है छोटे छोटे पीसेस में, और जिनको हम बोलते हैं ग्रैनुलर फ्रैगमेंट्स। वेदरिंग ड्यू टू चेंजेस इन टेम्परेचर इज मोर रैपिड इन हॉट डेजर्ट्स, और वेदरिंग वहां ज्यादा होती है जहां टेम्परेचर चेंज होता है, और जैसे कि और ज्यादा कहाँ होती है, जहां हॉट डेजर्ट होती है, गर्म इलाके। फिजिकल वेदरिंग इज मेनली ब्रॉट अबाउट इन द फॉलोइंग वेज, और जो फिजिकल वेदरिंग है वो ऐसी होती है। सबसे पहले ग्रेनुकल डिसइंटीग्रेशन होगा उसका। व्हेन रॉक्स बिकम वीक, जब रॉक्स वीक हो जाएंगी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे, किसकी वजह से, एक तो हीटिंग और कूलिंग की वजह से, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, तो वो टूटती जाएंगी ग्रेन बाय ग्रेन, टुकड़ों टुकड़ों में। इसको बोलेंगे ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन। वेदरिंग ऑफ दिस काइंड कैन बी सीन इन डेजर्ट, इनको हम डेजर्ट वाले इलाके में देख सकते हैं जहां दिन बहुत गर्म होते हैं, नाइट क्या होती है, ठंडी होती है। तो ये आपके पास दे रखा है यहाँ पे फिगर आपकी बुक में, तो वहां पे बता रखा है फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। अब फिजिकल में वेदरिंग या मैकेनिकल वेदरिंग के स्टेप क्या, ग्रेनुलर, एक्सफोलिएशन, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, अभी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट में। और वैसे ही वेदरिंग यानी कि केमिकल वेदरिंग में ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन और सॉल्यूशन। और थर्ड वन इज बायोलॉजिकल जिसमें प्लांट रूट, बुरोइंग और ह्यूमन एक्टिविटीज होंगी। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। एक्सफोलिएशन क्या हुआ, व्हेन द आउटर सेल ऑफ राउंडेड रॉक्स, जब जो राउंड रॉक है यानी कि गोल रॉक है उनकी जो आउटर सेल है एंड और द सरफेस लेयर ऑफ रॉक, या तो उनकी सतह यानी कि रॉक की जो बाहर की सतह जो हमें दिखती है, बिकम लूज, द प्रोसेस बाय विच लेयर्स ऑफ रॉक ग्रेजुअली ब्रेक ऑफ, जिसमें कि जो रॉक्स की लेयर है वो ग्रेजुअली क्या हो जाती है, टूट जाती है, उसको बोलते हैं एक्सफोलिएशन। जैसे आप देख रहे हो ना बहुत बड़ी रॉक है तो टूट रही है इसमें यहाँ पे ग्रेजुअली ब्रेक ऑफ, टूटी, ये इसको बोलेंगे एक्सफोलिएशन। तो इस डायग्राम से वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक्सफोलिएशन जब वो आउटर सेल उस राउंडेड रॉक्स की या उसकी सरफेस लेयर उस रॉक्स की बिकम लूज, यानी कि वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, ढीली पड़ने लग जाती है, टूट जाती है। पील ऑफ यानी कि जैसे छिक्कल हटता है ना किसी फ्रूट का, वैसे ही उस मेन रॉक से हट जाती है, तो उसको बोलेंगे एक्सफोलिएशन। दिस टाइप ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज सिमिलर टू द पील लेयर ऑफ ऑन ऑनियन, जैसे आप प्याज काटते हो ना तो वैसे ही वो डिसइंटीग्रेशन होता है, जैसे कि उसकी लेयर धीरे धीरे हटती है ना वैसे ही उस रैप की भी हटने लग जाती है। तो इसलिए इसको बोलते हैं ओनियन पीलिंग भी, जैसे ओनियन की लेयर निकलती है ना धीरे धीरे रिमूव होती है, वैसे ही इस रॉक्स की भी ऐसे ही, तो इसलिए इसको ये कहा जाता है। इन दिस टाइप ऑफ वेदरिंग, इस टाइप की वेदरिंग में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है आउटर लेयर का उस रॉक की, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में ये जो रिपीटेड साइकिल है उसके रिजल्ट से क्या हो जाता है, एक्सफोलिएशन। जैसे ये प्रोसेस होती रहेगी तो उसकी वजह से जो उसकी लेयर है वो टूटती रहती है। द फ्रीक्वेंट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ द आउटर लेयर्स ऑफ द रॉक एज इन द ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ मलेशिया आल्सो कॉजेस एक्सफोलिएशन, और जो फ्रीक्वेंट वेटिंग यानी कि एकदम से गीला फिर ड्राई हो जाना उसकी आउटर लेयर किसकी, रॉक्स की, तो वो कहाँ देखा गया है, मलेशिया में, ट्रॉपिकल रीजन यानी कि कहाँ के, मलेशिया के। ऑल्सो कॉजेस एक्सफोलिएशन, यहाँ भी एक्सफोलिएशन होता है। A variety of rocks weathered by the process of exfoliation can be seen in the Girraween National Park in Queensland, Australia। और बहुत टाइप की ऐसी वैरायटी की रॉक्स जो वेदर्ड रॉक्स ऐसी बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सफोलिएशन, जहां ये प्रोसेस होती है वो देखा गया है कहाँ, जिरावन नेशनल पार्क में जो क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में है। तो आपको एग्जांपल भी बताया गया है कि ये इस टाइप का कहां देखने को मिलेगा। ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, व्हेन बिग ब्लॉक्स ऑफ रॉक डिसइंटीग्रेट फ्रॉम द मेन रॉक, जब जो बहुत बड़ा ब्लॉक किसका, रॉक का, वो डिसइंटीग्रेट टूटेगा किससे, मेन रॉक से। किस वजह से,
एक्सपेंशन उस रॉक का ड्यूरिंग द डे टाइम में जैसे कि हमने बोला रॉक क्या होती है, एक्सपेंड होती है, और नाइट को कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो इसलिए इसको बोला जाता है ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। जहां पे जो बड़ा टुकड़ा होगा उस रॉक का वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, उसको बोलेंगे ब्लॉक सैटरिंग। इन द टेम्परेट लैटिट्यूड द एक्शन ऑफ फ्रॉस्ट सैटरिंग रॉक्स, जो टेम्परेट लैटिट्यूड है उसमें देखा जाता है जो एक्शन है किसका, फ्रॉस्ट सैटर्ड रॉक का। मोस्ट ऑफ द रॉक्स हैव क्रैक, बहुत सारी रॉक्स में क्रैक होते हैं, ज्वाइंट्स होते हैं और पोर्स होते हैं। एंड स्नो और रेन वाटर, और स्नो और रेन वाटर भी होती है जो कलेक्ट यानी कि जमा हो जाते हैं वहां पे, जहां पे क्रैक्स रहेंगे या तो उनके ज्वाइंट्स में या पोर्स में वो जमा हो जाती है स्नो और रेन वाटर। ड्यूरिंग द नाइट, रात के टाइम जो टेम्परेचर है वो गिर जाता है और इसके रिजल्ट की वजह से वो पानी जम जाता है कहाँ पे, ज्वाइंट्स में और पोर्स में। सिंस फ्रोजन वाटर एक्सपेंड, और जो फ्रोजन यानी कि वो जमा हुआ पानी एक्सपेंड फैलता है तो वो एक्सर्ट करता है प्रेशर वहां पे की वॉल्स पे जहां पे क्रैक्स होंगे। हेंस द क्रैक्स वाइडन, और इसलिए जो क्रैक्स हैं वो वाइडन हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं और डीपन गहरे हो जाते हैं। इन दिस वे द रिपीटेड फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग रिजल्ट्स इन द डीपनिंग एंड वाइडनिंग ऑफ द क्रैक्स, और इसी वे में वो फ्रीजिंग और मेल्टिंग रिपीटेशन की वजह से डीपनिंग और वाइडनिंग होती रहती है क्रैक्स। एज अ रिजल्ट द रॉक ब्रेक्स अप इनटू एंगुलर फ्रैगमेंट्स, और इसी वजह से जो रॉक्स है वो एंगुलर फ्रैगमेंट, जैसे एंगल होता है तो वैसे ही वो एंगुलर फ्रैगमेंट में ब्रेक होने लग जाती है। और इस प्रोसेस को कहा गया है फ्रॉस्ट एक्शन। फ्रॉस्ट एक्शन क्या कहा गया है, क्योंकि जब फ्रोज हो रहा है ना वो पानी तो एक्सपेंड हो रहा है, तो इस वजह से कहा गया है। फ्रॉस्ट एक्शन इज कॉमन इन द कोल्ड माउंटेनियस रीजन, क्योंकि जहां पे जो टेम्परेचर कम होगा वहीं पे तो फ्रॉस्ट एक्शन टेक प्लेस होगा, तो इसलिए कहां पे होता है ज्यादातर, कोल्ड माउंटेनियस रीजन पे। तो स्टूडेंट इसका जो फिगर है वो ये है, वाटर कलेक्ट यानी कि जैसे कि हमने कहा या तो पोर्स में या क्रैक्स में वो जमा हो जाएगा। वाटर फ्रीजन एंड एक्सपैंड फोर्सिंग क्रैक टू वाइडन, और ये जो वाटर है वो वहां पे जम गया और वो फैलने लगा जब, तो उसने फोर्स कर दिया उस क्रैक की वॉल्स पे। आइस थॉ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वाटर गेट्स डीपर इनटू क्रैक्स अगेन, और वो यहां तक चले गया फ्रोजन वाटर। रिपीटेड एक्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन कॉजेस फर्दर क्रैक्स्टिक रॉक स्प्लिट्स, और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो क्रैक्स होते रहते हैं और वो जो रॉक है वो स्प्लिट हो जाती है। तो स्टूडेंट ये है हमने पढ़ा इसके बारे में, फ्रॉस्ट सैटरिंग के बारे में। तो आई होप आपको इस डायग्राम से और अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये चैप्टर भी यहाँ तक समझ में आया होगा। ये इस चैप्टर का हम पढ़ रहे हैं, ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। केमिकल वेदरिंग इन्वॉल्व चेंजेस इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ रॉक। जो केमिकल वेदरिंग होती है वो इन्वॉल्व यानी कि किस में इन्वॉल्व है, चेंज, जो केमिकल कंपोजिशन उस रॉक्स की उसमें चेंज आ रहा है, विच रिजल्ट इन देयर ब्रेकिंग अप, जिसकी वजह से वो टूट जाते हैं स्मॉलर फ्रैगमेंट्स में और डिकम्पोजिशन की वजह से। केमिकल वेदरिंग टेक्स प्लेस व्हेन सर्टेन मिनरल्स प्रेजेंट इन रॉक्स, और केमिकल वेदरिंग तब होती है जब बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं रॉक्स में, वो रिएक्ट करते हैं एयर और वाटर के साथ जो उस रॉक्स में प्रेजेंट है, और गैसेस के साथ और मॉइस्चर के साथ जो एयर में प्रेजेंट है। केमिकल वेदरिंग आल्सो ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन द अपीयरेंस ऑफ द रॉक्स, और केमिकल वेदरिंग चेंज भी लाती है उस रॉक्स की अपीयरेंस में ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई टेम्परेचर। किसके प्रभाव की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से और बहुत ज्यादा मॉइस्चर होने की वजह से। केमिकल वेदरिंग इज मेनली ब्रॉट अबाउट इन द फॉलोइंग वेज, और जो केमिकल वेदरिंग है वो इतने टाइप से होती है। पहला है जो ऑक्सीडेशन, the reaction between the minerals present in the rocks with the atmospheric oxygen present in the rainwater। जो रिएक्शन होगा किसके बीच में, जो मिनरल प्रेजेंट होंगे उस रॉक्स में विद द एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन, उनके साथ क्या है, एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन है जो किसमें प्रेजेंट है, रेन वाटर में। लीड्स टू द डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स, इसकी वजह से डिकम्पोज हो जाती है वो रॉक्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन, इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज वेरी सिमिलर टू द रस्टिंग ऑफ आयरन, और ये प्रोसेस उसी की तरह है जैसे आयरन रस्ट होता है, किसकी प्रेजेंस में, या तो एयर या वाटर की। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन वीकन्स द रॉक्स, और इस वजह से जो रॉक्स है वो वीक हो जाती है और उसका कलर भी चेंज हो जाता है। जैसे कि जो आयरन है वो उस रॉक में अगर प्रेजेंट रहेगा तो एब्जॉर्ब करेगा ऑक्सीजन को एटमोस्फियर से और धीरे धीरे रस्ट होने लग जाएगा। एंड क्रम्बलिंग इट्स कलर एंड फॉर्म चेंजेस, और उसका कलर भी चेंज हो जाएगा और उसकी फॉर्म भी चेंज हो जाएगी। इट बिकम्स अ ब्राउन और रेड पाउडरी मास, और वो केवल क्या हो जाएगा, या तो ब्राउन कलर का या रेड कलर का पाउडरी मास यानी कि पाउडर होता है, विच इज इजिली इरोडेड, और वो उड़ भी जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। कार्बोनेशन, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फेयर डिसॉल्व इन रेन वाटर। जो कार्बन डाइऑक्साइड है एटमोस्फेयर में वो डिसॉल्व है रेन वाटर में और फॉर्म करता है कार्बोनिक एसिड, विच कॉजेज स्मॉल पिट्स, और जो कॉज करता है छोटे छोटे गड्ढे, एंड ग्रूव्स ऑन द सरफेस ऑफ रॉक, और उस रॉक्स
की सरफेस पे ग्रूव्स, जैसे कि लाइमस्टोन, चॉक और मार्बल। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन रेन वाटर इट फॉर्म्स अ वीक कार्बोनिक एसिड, और जब कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होता है रेन वाटर के साथ तो फॉर्म करता है एक बहुत ही वीक कार्बोनिक एसिड। इट कन्वर्ट्स कैल्शियम कार्बोनेट इनटू कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और ये कन्वर्ट कर देता है कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम बाइकार्बोनेट में, जो कि क्या है, सॉल्युबल है और उसको लिया जा सकता है पानी से। इस एंड इज टेकन अवे बाय द वाटर, और वो किसके थ्रू टेकन अवे हो सकता है, वाटर के थ्रू। हाइड्रेशन, व्हेन वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द मिनरल, जो मिनरल है वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, तो उसमें केमिकल चेंज होता है और वो जो मिनरल स्ट्रक्चर उसके साइज में इंक्रीज हो जाता है। दिस कॉजेज द रॉक टू स्वेल पुटिंग स्ट्रेस ऑन द रॉक, और इस वजह से जो रॉक्स है वो क्या करती है, स्ट्रेस करती है और थोड़ा थोड़ा क्या हो जाती है, स्वेल होने लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ हाइड्रेशन, जैसे कि हाइड्रेशन के इफेक्ट से जो फेल्सपर एंड पोटास है वो एब्जॉर्ब करता है पानी को और क्या बन जाता है, पाउडरी सब्सटेंस बन जाता है। व्हेन वाटर कंबाइन विद फेल्सपर द वॉल्यूम ऑफ द रॉक इंक्रीजेस, और जब जो पानी है वो कंबाइन होता है फेल्सपार के साथ, तो जो रॉक के वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाती है और वो कॉज करता है स्ट्रेस को, किस पे, मिनरल्स पे, जो मिनरल प्रेजेंट होते हैं रॉक्स पे, और रिजल्टिंग इन द डिसइंटीग्रेशन। जब उस पे स्ट्रेस पड़ेगा, जोर पड़ेगा, तो जो भी मिनरल्स पे प्रेजेंट रहेंगे रॉक्स पे, उसकी वजह से जो रॉक्स है उसका डिसइंटीग्रेशन होने लग जाएगा। और लास्ट वन इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ केमिकल वेदरिंग। सॉल्यूशन एक सिंपलेस्ट फॉर्म है केमिकल वेदरिंग का। इन विच सम मिनरल डिसॉल्व व्हेन रेन वाटर फॉल्स, जिसमें कि जो कुछ मिनरल डिसॉल्व हो जाते हैं रेन वाटर के साथ, जो भी जो रेन वाटर रॉक्स में गिर रही है, यानी कि बारिश का पानी। और व्हेन रिवर वाटर फ्लोज ओवर द रॉक, और जब जो बारिश का पानी है वो उन रॉक से होके फ्लो होगा। इन दिस प्रोसेस द रॉक्स डिसइंटीग्रेट, और इस वजह से जो रॉक है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा ना, कहीं पे पानी का सोर्स होता है ना, वहां पे बड़ी बड़ी रॉक भी गिरी होती है, ठीक है, तो इसी वजह से होता है वो। व्हेन द सॉल्युबल मिनरल डिसॉल्व, जब जो सॉल्युबल मिनरल है वो जब घुल जाते हैं और वॉश्ड अवे, धुल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। सम एग्जांपल ऑफ सॉल्युबल मिनरल्स आर, और कुछ सॉल्युबल मिनरल्स हैं रॉक्स आर लाइमस्टोन, जिप्सम एंड सिलिका। तो हमने ये पढ़े किसके स्टेप, केमिकल वेदरिंग के स्टेप। तो आई होप आपको ये भी समझ में आएगा स्टूडेंट अच्छे से। और ये जो चैप्टर है इसका रिमेनिंग पार्ट हम करेंगे पार्ट 2 में, और पार्ट 1 में इतना ही। तो स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो, ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।